क्या ये मुमकिन है कि भारत में सच्ची नारी शक्ति की चाबी संसद के बड़े बड़े गलियारों में नहीं बल्कि किसी कपड़ा फैक्ट्री के सिलाई रूम में छिपी हो? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और अक्सर जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान सीधे राजनीति की तरफ जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब हम हमेशा आरक्षण के दावों और नारों की ही बात करते हैं, लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में या कहें इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही अलग स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। जी, और ये एक बेहद आंखें खोलने वाला आर्टिकल है जिसका शीर्षक है फॉर ट्रू नारी शक्ति, टेक जॉब्स वेयर वुमेन वर्कर्स आर। एग्जैक्टली और आज हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम ये समझें कि सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की बातें करने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं की जमीनी आर्थिक भागीदारी पर ध्यान देना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। सही बात है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि देखिए हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर नीतियां बन गई तो जमीन पर बदलाव आ ही जाएगा, है ना। मैं अक्सर यही सोचती थी। और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मतलब जब हम राजनीतिक बयानों और असल आर्थिक डेटा को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई नजर आती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भावनाओं से थोड़ा परे हटकर अगर हम ये समझना चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति में असली बदलाव कैसे आएगा, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के काम करने के तरीके को समझना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिला श्रमिकों के भौगोलिक वितरण को देखना होगा। भौगोलिक वितरण मतलब कि वे देश में कहाँ सबसे ज्यादा मौजूद हैं? बिल्कुल, वे कहाँ हैं और नौकरियां कहाँ पैदा हो रही हैं। हमें ये पूछना होगा कि क्या हमारी नीतियां वहां पहुंच भी रही हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, और इसी बात को हमारे आज के स्रोत में एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण के साथ समझाया गया है। इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी उस महिला आरक्षण कानून का जिक्र है जी। और स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से ये मानता है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देना एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। मतलब ये एक जरूरी कदम है। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि ये कोई सिल्वर बुलेट या जादू की छड़ी नहीं है। सही कहा, जो रातों रात महिलाओं की सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं सुलझा देगी। बिल्कुल नहीं। और ये बात हवा में नहीं कही गई है, इसके पीछे बहुत ठोस आंकड़े हैं। मैं भी वही डेटा देख रही थी। अगर हम देखें कि हमारे देश में काम करने लायक उम्र की कितनी महिलाएं असल में अर्थव्यवस्था का औपचारिक हिस्सा हैं, जिसे हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या FLFPR कहते हैं। हाँ वही। तो भारत का ये आंकड़ा सिर्फ 32.4% पर अटका हुआ है। अरे बाप रे, सिर्फ 32.4%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक चेतावनी है। बिल्कुल है। इस आंकड़े का सीधा सा मतलब है कि हमारी कामकाजी उम्र की लगभग 67% महिलाएं, मतलब सोचिए 67% अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा योगदान नहीं दे पा रही हैं जिसे औपचारिक रूप से दर्ज किया जाए या जिसके लिए उन्हें कोई नियमित वेतन मिले। एग्जैक्टली। और जब हम इस स्थिति की तुलना हमारे एशियाई पड़ोसियों से करते हैं ना, तो हमारी चुनौती और भी साफ हो जाती है। हाँ, मैंने पढ़ा कि आज वियतनाम में ये दर लगभग 68.6% है। जी, और चीन में ये आंकड़ा 59.1% है। हम इन देशों से बहुत पीछे छूट गए हैं। तो स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि इस समस्या का असली समाधान सिर्फ नए राजनीतिक नारे गढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली समाधान है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं के लिए कौशल विकास और सबसे बढ़कर उन्हें औपचारिक रोजगार से जोड़ना। सही कहा आपने। इसको ना मैं एक बहुत ही सरल तुलना से समझाना चाहूंगी। मतलब ये तो वैसा ही है जैसे किसी को गाड़ी चलाने का लाइसेंस दे दिया गया हो। अच्छा, दिलचस्प है। हाँ, और ये लाइसेंस हमारे राजनीतिक अधिकार और आरक्षण है, लेकिन उस व्यक्ति के पास चलाने के लिए ना तो कोई अपनी गाड़ी हो और ना ही बाहर कोई पक्की सड़क हो। क्या बात है। और गाड़ी और सड़क यहाँ आर्थिक अवसर और नौकरियां हैं। एग्जैक्टली। अब हाथ में सिर्फ लाइसेंस लेकर कोई भी इंसान कहीं पहुंच तो नहीं सकता ना, जब तक कि उसके पास सफर तय करने के साधन ना हो। ये तुलना इस पूरी स्थिति की हकीकत को बहुत सटीक तरीके से सामने रखती है। देखिए, राजनीतिक शक्ति का होना तब तक पूरी तरह से अधूरा है जब तक महिलाओं के पास अपनी खुद की वित्तीय स्वतंत्रता नहीं होती। बिल्कुल। इसके पीछे का जो सामाजिक विज्ञान है वो बहुत स्पष्ट है। जब एक महिला अपना पैसा खुद कमाती है, हर महीने उसके बैंक अकाउंट में उसकी अपनी सैलरी आती है, तो घर के भीतर उसका रुतबा बदल जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी आसपास देखा है। वो परिवार के अहम फैसलों में शामिल होने लगती है। बिल्कुल, वो तय कर पाती है कि बच्चों को किस स्कूल में भेजना है, परिवार की सेहत पर कितना खर्च करना है, और यही आर्थिक आज़ादी वो बुनियाद है जो उन कागजी राजनीतिक अधिकारों को
असल जिंदगी की ताकत में बदलती है। बिना पैसे के अधिकार अक्सर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। सही बात है। तो अगर हम इस बात पर सहमत हैं कि महिलाओं को उस सड़क और गाड़ी यानी वास्तविक नौकरियों की सख्त जरूरत है जी, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नौकरियां आएंगी कहाँ से? मतलब हम हमेशा न्यूज़ चैनलों पर सुनते हैं कि भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए हमें टेक कंपनियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। हाँ, सब यही कहते हैं, लेकिन यहीं पर डेटा हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत से लोगों को हैरान कर दे। अच्छा। देखिए, अगर हमारा लक्ष्य महिलाओं को भारी संख्या में रोजगार देना है तो टेक या ऑटोमोबाइल सेक्टर इसका जवाब नहीं है। तो फिर जवाब क्या है? इसका सबसे बेहतरीन और मजबूत इंजन है कपड़ा या परिधान उद्योग, जिसे हम गारमेंट और अपैरल सेक्टर कहते हैं। ओहो, कपड़े का उद्योग। जी, इस सेक्टर की रोजगार पैदा करने की क्षमता बाकी किसी भी उद्योग के मुकाबले बहुत अलग है। हाँ? स्रोत में दिए गए आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। चलिए इस गणित को समझते हैं। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 1 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाता है। अब अगर ये 1 करोड़ रुपए परिधान उद्योग में लगाए जाते हैं तो ये सीधे तौर पर 153 नौकरियां पैदा करता है। पूरे 153 लोग काम पर लग जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर वही 1 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाए जाएं तो सिर्फ 27 नौकरियां बनती हैं। सिर्फ 27? जी। और अगर इसे स्टील उद्योग जैसे किसी भारी उद्योग में लगाया जाए तो ये आंकड़ा गिरकर केवल 14 नौकरियों पर आ जाता है। बाप रे! मतलब 153 बनाम 27 या 14। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे ना अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव यानी श्रम प्रधान बनाम कैपिटल इंटेंसिव यानी पूंजी प्रधान उद्योग का अंतर। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, जब कोई कंपनी ऑटोमोबाइल या स्टील की फैक्ट्री लगाती है तो उस 1 करोड़ रुपए का ज्यादातर हिस्सा जमीन, भारी मशीनों, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में खर्च हो जाता है। मतलब वहाँ इंसान कम और मशीनें ज्यादा काम करती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कपड़े बनाना यानी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग आज भी बड़े पैमाने पर एक लेबर इंटेंसिव काम है। हाँ, सिलाई मशीनें तो इंसान ही चलाते हैं। बिल्कुल। एक शर्ट या पैंट को सिलने के लिए आज भी इंसानी हाथों, आंखों की बारीकी और बुनियादी सिलाई मशीनों की जरूरत होती है। आप कपड़े सिलने के काम को पूरी तरह से रोबोट्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। समझ गई। इसीलिए ये सेक्टर इतनी तेजी से नौकरियां पैदा करता है। जी। और बात सिर्फ कुल नौकरियों की नहीं है। स्रोत का सबसे दिलचस्प हिस्सा जेंडर फोकस पर है। हाँ, वो डेटा पॉइंट बहुत अहम है। उसी 1 करोड़ रुपए के निवेश पर परिधान उद्योग में जो 153 नौकरियां बनती हैं, उनमें से विशेष रूप से 55 नौकरियां महिलाओं को मिलती हैं। 55 नौकरियां महिलाओं के लिए? हाँ, जबकि अगर आप स्टील या ऑटोमोबाइल को देखें तो वहां 1 करोड़ के निवेश पर महिलाओं के लिए एक नौकरी भी पूरी तरह से पैदा नहीं होती। ये आंकड़ा 1 से भी कम है। ये अंतर हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम इतिहास को देखें ना, तो ये कोई नई बात नहीं है। मतलब और देशों ने भी ऐसा किया है। बिल्कुल। जिन देशों का हमने पहले जिक्र किया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन, उन्होंने अपने आर्थिक विकास के शुरुआती दौर में इसी फॉर्मूले को अपनाया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपनी महिला आबादी को खेतों और घरों से निकालकर औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के लिए परिधान उद्योग का ही इस्तेमाल किया। ये एक आजमाया हुआ और बहुत ही सफल मॉडल है। इस उद्योग की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगती है कि इसमें प्रवेश करने के लिए महिलाओं को किसी बहुत उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा या इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत नहीं होती। सही पॉइंट पकड़ा आपने। थोड़ी सी बुनियादी ट्रेनिंग के साथ वे एक सुरक्षित और औपचारिक वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक सवाल है मेरे मन में। पूछे। अगर कपड़े का उद्योग इतना ही बेहतरीन है तो फिर भारत की लाखों महिलाएं अभी तक इन फैक्ट्रियों में काम क्यों नहीं कर रही हैं? हम उस 32.4% पर क्यों अटके हैं? क्या ऐसा है कि महिलाएं काम ही नहीं करना चाहती? नहीं, समस्या महिलाओं की नियत या काम करने की इच्छा में बिल्कुल नहीं है। इस पूरी पहेली का मुख्य कारण है भूगोल। भूगोल मतलब ज्योग्राफी? जी हाँ। समस्या नौकरियों की कमी में नहीं है, बल्कि नौकरियां कहाँ मौजूद हैं इस बात में है। हमारा मौजूदा औद्योगिक ढांचा इस तरह से बना है कि जहां काम है वहां काम करने वाले नहीं हैं। और जहां काम करने वाले हैं वहां काम नहीं है। बिल्कुल सही। मतलब नौकरियां तो हैं, लेकिन वे उन महिलाओं से बहुत दूर हैं जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
या तो हमें प्रवासी मजदूर या माइग्रेंट लेबर की चुनौती की ओर ले जाता है। एग्जैक्टली आज के समय में हमारे देश में जो बड़े और सफल गारमेंट क्लस्टर्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु का तिरुपुर। हाँ, तिरुपुर तो बहुत मशहूर है। जी, वे देश के दक्षिणी या पश्चिमी हिस्सों में केंद्रित हैं। लेकिन अगर हम श्रम आपूर्ति की बात करें, यानी वो राज्य जहां युवा आबादी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और जिन्हें रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो तो उत्तर और पूर्वी भारत में है। बिल्कुल, वे राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। ये राज्य इन बड़े गारमेंट क्लस्टर से हजारों किलोमीटर दूर हैं। ये तो वही बात हो गई कि कुआं तो है लेकिन वो प्यासे से कोसों दूर है। बहुत सही कहा। और देखिए, एक पुरुष मजदूर के लिए ट्रेन पकड़कर 2000 किलोमीटर दूर किसी अनजान शहर में जाकर काम करना एक अलग चुनौती है। जी, वो तो चला जाता है। हाँ, वो किसी तरह एक छोटे से कमरे में 10 लोगों के साथ रहकर गुजारा कर लेता है। लेकिन महिलाओं के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़कर इतनी दूर जाना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं होता, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक संघर्ष है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दूरी या ट्रेन के टिकट की समस्या नहीं है। जब एक महिला काम के लिए अपना घर छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाती है, तो उसका पूरा सामाजिक ताना बाना टूट जाता है। बिल्कुल, वो अपने परिवार के सपोर्ट सिस्टम से कट जाती है। अनजान भाषा, अलग संस्कृति और सुरक्षा की चिंता, ये सब मिलकर एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल बनाते हैं और इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। शायद इसीलिए स्रोत में ये बताया गया है कि इन फैक्ट्रियों में महिलाओं के नौकरी छोड़ने की दर, जिसे हम एट्रिशन रेट कहते हैं, वो बहुत अधिक होती है। हाँ, एट्रिशन रेट एक बहुत बड़ी समस्या है। होता यह है कि महिलाएं कुछ महीने किसी दूर शहर में काम करती हैं, फिर कोई बड़ा त्योहार आता है, जैसे कि छठ पूजा, जी, या घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो वे वापस अपने गांव लौट जाती हैं और दूरी इतनी ज्यादा होती है कि वे अक्सर वापस काम पर लौटकर नहीं आती। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। इससे सिर्फ महिलाओं का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि उन कंपनियों का भी भारी नुकसान होता है जिन्होंने उन महिलाओं को मशीन चलाने की ट्रेनिंग देने में पैसा और समय खर्च किया था। सही बात है। स्रोत में इस भौगोलिक और जनसांख्यिकीय समस्या को समझाने के लिए ना, बिहार का एक बहुत ही गहरा और चिंताजनक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो बिहार वाला डेटा बहुत अहम है। अगर हम बिहार के आंकड़ों पर नजर डालें तो वहां का FLFPR सिर्फ 24.7% है। सिर्फ 24.7%? जी, जो हमारे राष्ट्रीय औसत 32.4% से भी काफी नीचे है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, वहां की प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट 2.8 है, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। देखिए, इस 2.8 की प्रजनन दर के आर्थिक मायने समझना बहुत अहम है। वो कैसे? इसका मतलब है कि वहां की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जहां आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही हो, वहां आने वाले 5, 10 या 15 सालों में लाखों नए युवाओं की फौज खड़ी होगी जिन्हें रोजगार चाहिए होगा। और अगर आज ही वहां नौकरियां नहीं हैं, तो कल स्थिति कितनी भयंकर हो सकती है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही स्रोत का एक और डेटा पॉइंट इस चुनौती को और भी जटिल बना लेता है। आप लड़कियों के स्कूल छोड़ने वाले डेटा की बात कर रहे हैं ना? जी, स्रोत बताता है कि बिहार में लड़कियों का हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 11वीं और 12वीं कक्षा में ड्रॉप आउट रेट 25.1% है। मतलब हर 4 में से एक लड़की अपनी स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ रही है। अब आप इस पूरे चक्र को देखिए, पढ़ाई बीच में छूट रही है, मतलब वे भविष्य में किसी भी उच्च स्तर के तकनीकी कौशल वाले काम के लिए तैयार नहीं हो पाएंगी। सही कहा। दूसरी तरफ आबादी लगातार बढ़ रही है और आसपास रोजगार के कोई अवसर मौजूद नहीं हैं। ये एक ऐसा संकट है जिसका समाधान पुराने तरीकों से तो नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल नहीं। अगर सामाजिक और पारिवारिक कारणों से महिलाएं हजारों किलोमीटर दूर फैक्ट्रियों तक नहीं जा सकती, तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि मॉडल को पूरी तरह से उलटने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें फैक्ट्रियों को ही महिलाओं के पास ले जाना होगा। एग्जैक्टली। और ये रणनीति कागज पर जितनी सरल लगती है ना, जमीन पर इसके असर उतने ही गहरे हैं। फैक्ट्रियों को मजदूरों तक ले जाना कोई नारा नहीं, बल्कि आज की एक आर्थिक जरूरत है। जब फैक्ट्रियां उन राज्यों या इलाकों में लगाई जाती हैं जहां महिलाएं पहले से अपने परिवारों के साथ रह रही हैं, तो खेल पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि तब वे अपना सामाजिक और पारिवारिक सपोर्ट सिस्टम खोए बिना काम कर सकती हैं। मतलब वे सुबह फैक्ट्री में अपनी 8 घंटे की शिफ्ट पूरी कर सकती हैं जी, और शाम को अपने घर, अपने बच्चों और परिवार के पास सुरक्षित लौट सकती हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनका मानसिक तनाव कम होता है। एट्रिशन रेट यानी नौकरी छोड़कर जाने की दर में भारी गिरावट आती है, क्योंकि उन्हें त्योहारों या परिवार की जरूरतों के लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल।
वे एक स्थिर और लगातार मिलने वाला औपचारिक वेतन कमा सकती हैं, जो सीधे उनके वित्तीय सशक्तिकरण से जुड़ता है। और ना, ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव या किताबी थियोरी नहीं है। स्रोत में एक बहुत ही ठोस सफलता की कहानी मौजूद है। हाँ, वो सक्सेस केस बहुत इंस्पायरिंग है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज का उदाहरण। जी। मुजफ्फरपुर, जिसे कोई भी एक बड़ा औद्योगिक हब नहीं मानेगा, वहां इस फैक्ट्री में फिलहाल 650 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात क्या पता है? क्या? इन 650 में से 90% कर्मचारी महिलाएं हैं। 90%? अरे वाह! हाँ, और इतना ही नहीं, कंपनी इस मॉडल से इतनी संतुष्ट है कि वो इस फैक्ट्री का विस्तार करके इसे 3000 कर्मचारियों तक ले जाने की योजना बना रही है। ये तो बहुत शानदार बात है। मुजफ्फरपुर जैसी जगह पर 90% महिला वर्कफोर्स के साथ एक गारमेंट फैक्ट्री का सफलतापूर्वक चलना और फिर उसका विस्तार होना, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, ये साबित करता है कि महिलाओं में काम करने की कोई कमी नहीं है। अगर आप सुरक्षित और औपचारिक काम उनके दरवाजे तक ले जाएं, तो वे अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जब मैं इस मुजफ्फरपुर मॉडल की सफलता को देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। अच्छा, क्या सवाल है? अगर ये इतना ही शानदार आइडिया है, तो फिर देश की बाकी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं? मतलब वे टाटा, रिलायंस या अन्य बड़ी अपैरल कंपनियां ऐसा क्यों नहीं कर रही कि बिहार, झारखंड या यूपी के हर गांव कस्बे में एक फैक्ट्री लगा दें? अगर इतना आसान है, तो उन्हें रोक कौन रहा है? कोई भी सिर्फ भावनाओं या सामाजिक जिम्मेदारी के आधार पर करोड़ों का निवेश तो नहीं करती ना। वो तो है। उन्हें काम करने के लिए पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है, जिसे अर्थशास्त्र में अग्लोमरेशन इकोनॉमीज या आसान भाषा में सप्लाई चेन क्लस्टर कहते हैं। थोड़ा और समझाएंगे इसे? जैसे तिरुपुर या अन्य बड़े गारमेंट हब में कंपनियों को सिर्फ मजदूर नहीं मिलते, उन्हें 24 घंटे बिना कटे बिजली मिलती है, बंदरगाहों तक माल पहुंचाने के लिए बेहतरीन सड़कें मिलती हैं। समझ रही हूँ। अगर सिलाई मशीन का कोई छोटा सा पुर्जा खराब हो जाए या किसी खास रंग का धागा खत्म हो जाए, तो वहां आधे घंटे में सप्लायर उसे पहुंचा देता है। हाँ, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम वही है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप बिहार या झारखंड के किसी दूरदराज इलाके में अकेले एक फैक्ट्री लगाते हैं और मशीन खराब हो जाती है, तो शायद पुर्जा आने में 3 दिन लग जाए। ये रिस्क कोई अकेली कंपनी नहीं उठाना चाहती। अच्छा, तो मतलब साफ है कि सिर्फ कंपनियों के भरोसे बैठकर ये बदलाव नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बड़े नीतिगत दखल यानी पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है। और मुझे लगता है ये हमें हमारे विश्लेषण के अगले पड़ाव पर ले जाता है, सरकारी नीतियां और उनमें मौजूद कमियां। सही कहा। स्रोत में सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र किया गया है, पीएम मित्रा योजना। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि देश में बड़े बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएं। इन पार्कों का आइडिया यह है कि एक ही बहुत बड़े इलाके में कपड़ा उद्योग से जुड़ी सारी सुविधाएं मौजूद हों। मतलब धागा बनाने से लेकर कपड़ा रंगने और सिलाई करने तक का सारा काम एक ही जगह पर। जी, ये उसी सप्लाई चेन क्लस्टर वाली समस्या का समाधान है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। आइडिया तो बहुत ही शानदार है। एक ही जगह पर सारी सुविधाएं दे दो तो कंपनियां खुद ब खुद वहां आ जाएंगी। आइडिया में कोई खराबी नहीं है, लेकिन नीतियां तब फेल होती हैं जब उनका भौगोलिक क्रियान्वयन, यानी वे कहाँ लागू हो रही हैं, वो गलत होता है। स्रोत में क्या बताया गया है इस बारे में? स्रोत के अनुसार जिन राज्यों से असल में मजदूरों की सबसे ज्यादा सप्लाई होती है, यानी बिहार, झारखंड और उड़ीसा, जी, वहां इस पीएम मित्रा योजना के तहत एक भी पार्क नहीं बनाया जा रहा है। 0। क्या बात करें, एक भी नहीं? एक भी नहीं। और उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वहां पूरे राज्य के लिए सिर्फ एक ऐसा पार्क प्रस्तावित है। ये तो बहुत ही अजीब विडंबना है। मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्क वहां बना रहे हैं जहां पहले से ही उद्योग स्थापित हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा और महिलाएं मौजूद हैं, वहां हम कुछ नहीं बना रहे। ये तो ऐसा ही हुआ कि हम पाइप वहां बिछा रहे हैं जहां पानी ही नहीं है, और जहां पानी है वहां पाइप ले जाने की कोई योजना ही नहीं है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। हम फिर से यही उम्मीद कर रहे हैं कि मजदूर अपना घर छोड़कर उन नए पार्कों तक हजारों किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जो कि महिलाएं नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। सरकारी योजनाओं और जमीनी जरूरत के बीच का ये गैप बहुत बड़ा है। तो इसका हल क्या है?
इसी विसंगति को दूर करने के लिए स्रोत के लेखकों ने एक बहुत ही व्यावहारिक और त्रिस्तरीय समाधान का प्रस्ताव रखा है, जिसे उन्होंने ट्रिपल शिफ्ट रणनीति का नाम दिया है। ट्रिपल शिफ्ट। तो अगर कंपनियों को डर लगता है और नीतियां गलत जगह पर हैं, तो ये ट्रिपल शिफ्ट रणनीति इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है? मुझे लगता है इसका पहला कदम तो यही होना चाहिए कि जो बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसे दूर किया जाए। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। ट्रिपल शिफ्ट का पहला कदम है बुनियादी ढांचे का सहप्रबंधन, जिसे को मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि सिर्फ सरकार अकेले बैठकर तय न करे कि पार्क कहाँ बनेगा और उसमें क्या होगा। सरकार जमीन, बिजली और सड़कें जैसी बुनियादी चीजें दे, और बाकी चीजें उद्योग जगत के लोग ये तय करें कि उन्हें किस तरह की विशिष्ट सुविधाएं चाहिए। जब सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी, तभी वो कंपनियों के असल काम आ सकेगा। चलिए मान लेते हैं कि सरकार और कंपनियों ने मिलकर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्क बिहार में बना भी दिया। जी, लेकिन फिर भी शुरुआत में तो कंपनियां नुकसान में ही रहेंगी ना, क्योंकि जो महिलाएं काम करने आएंगी उन्हें फैक्ट्री के माहौल का कोई अनुभव नहीं होगा। हाँ, वो तो है। उन्हें मशीन चलाना सिखाने और ट्रेनिंग देने का खर्चा आएगा, तो कंपनियां ये शुरुआती जोखिम क्यों उठाएंगी? और यहीं पर इस रणनीति का दूसरा कदम काम आता है, लिंक्ड इंसेंटिव्स, यानी सीधे शब्दों में कहें तो प्रोत्साहन राशि या सब्सिडी। अच्छा, सरकार सब्सिडी दे? जी, स्रोत का सुझाव है कि सरकार को उन कंपनियों को सीधे वित्तीय सब्सिडी देनी चाहिए जो इन राज्यों में महिलाओं को काम पर रखती हैं। ये सब्सिडी विशेष रूप से पहले 2 सालों के लिए ज्यादा होनी चाहिए। समझ गई, क्योंकि पहले 2 सालों में ही उत्पादकता कम होने और काम छोड़कर जाने का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। अगर सरकार उस शुरुआती ट्रेनिंग और नुकसान के खर्च का कुछ हिस्सा खुद उठा ले, तो कंपनियों का जोखिम कम हो जाएगा। बिल्कुल। और जब एक बार वे महिलाएं प्रशिक्षित हो जाएंगी और इकोसिस्टम सेट हो जाएगा, तो सब्सिडी धीरे धीरे कम की जा सकती है। एकदम सही। और अगर पहला कदम इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा कदम ट्रेनिंग के लिए सब्सिडी है, तो जाहिर है कि तीसरा कदम उन पीएम मित्रा पार्कों से ही जुड़ा होगा। हाँ, जो बात हमने पहले की कि पार्क गलत राज्यों में बन रहे हैं। जी, और यही इस रणनीति का तीसरा और अंतिम हिस्सा है, भौगोलिक लक्ष्य या जियोग्राफिक टारगेटिंग। जियोग्राफिक टारगेटिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी बड़ी सरकारी योजनाएं या मेगा पार्क हैं, उन्हें उन भौगोलिक क्षेत्रों में ले जाया जाए जहां श्रम की आपूर्ति है। यानी फैक्ट्रियों को मजदूरों के पास ले जाना। बिल्कुल। नीतियां सिर्फ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका फोकस उन राज्यों की आबादी तक पहुंचना होना चाहिए जो आर्थिक विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। सही बात है। जब तक काम की मांग और काम की आपूर्ति का सही मिलन नहीं होगा, तब तक कोई भी मॉडल सफल नहीं हो सकता। जी। तो अगर हम अपने आज के इस गहरे विश्लेषण के तमाम पहलुओं को एक साथ रखकर देखें ना, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ हो जाती है। नारी शक्ति केवल एक अमूर्त विचार या संसद में दिए जाने वाले भाषणों तक सीमित नहीं रह सकती। जी। असली सशक्तिकरण तब जमीन पर उतरेगा जब महिलाओं के पास अपने फैसले खुद लेने की आर्थिक ताकत होगी। हाँ, और वो ताकत उन्हें उन सेक्टर से मिलेगी जो उन्हें रोजगार देने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि ये परिधान उद्योग। एग्जैक्टली। हमें अपनी पुरानी जिद छोड़नी होगी कि महिलाएं काम के लिए घर से दूर जाएं। ट्रिपल शिफ्ट रणनीति के जरिए हमें फैक्ट्रियों को ही उनके घर तक ले जाना होगा। बिल्कुल। जब सही नीतियां सही उद्योगों के साथ मिलकर सही भौगोलिक स्थानों पर लागू की जाएंगी ना, तभी हम उस 32.4% के आंकड़े को वियतनाम और चीन के स्तर तक ले जा पाएंगे। जी। और तभी हम सही मायनों में कह सकेंगे कि हमने आधी आबादी को अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय और स्वतंत्र हिस्सा बना लिया है। एक बहुत ही गहन और स्पष्ट विश्लेषण। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत में दिए गए एक विशिष्ट डेटा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। कौन सा डेटा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के बाद स्वाभाविक रूप से सामने आता है। हमने अभी देखा कि बिहार जैसे राज्यों में लड़कियों का हायर सेकेंडरी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 25.1% है। जी, हर 4 में से 1 लड़की। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारी ये ट्रिपल शिफ्ट रणनीति पूरी तरह सफल हो जाती है। फैक्ट्रियां सीधे उन महिलाओं के गांव और शहरों तक पहुंच जाती हैं और उन्हें स्थिर नौकरियां और आर्थिक आजादी मिल भी जाती है। लेकिन इस 25.1% के हाई ड्रॉप आउट रेट की हकीकत तो अपनी जगह कायम है ना? वो तो है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों के पास बुनियादी स्कूली शिक्षा ही पूरी नहीं है, तो क्या वे कभी इन फैक्ट्रियों में सिलाई मशीन ऑपरेटर से आगे बढ़कर
एक फ्लोर मैनेजर, सुपरवाइजर या लीडर के पद तक पहुंच पाएंगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर उनकी आर्थिक आजादी हमेशा असेंबली लाइन के सबसे निचले स्तर तक ही सीमित रह जाएगी? शुरुआत में हमने जो गाड़ी और लाइसेंस का उदाहरण दिया था, हाँ, ये ट्रिपल शिफ्ट मॉडल शायद उन्हें गाड़ी में बैठने की जगह तो दे देगा, लेकिन बिना पूरी शिक्षा के क्या वो कभी उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में ले पाएंगी? सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ कारखानों के लिए मजदूर बना रहे हैं या हम भविष्य के लीडर्स को भी तैयार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आर्थिक भागीदारी के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और नेतृत्व के बारे में हमें और गहराई से सोचने की दिशा देता है। बिल्कुल। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी इस पर विचार करेंगे। सीखते रहिए और हर आंकड़े के पीछे छिपी हुई हकीकत को तलाशते रहिए। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।